लिसन। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज से हमारा क्लास मेन टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी का बुक सबके पास होना चाहिए। और ये जो हमारा फर्स्ट पेज है इस सेशन का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बस हम आपको इतना ही बताएंगे, जैसा कि मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, दैट दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज ओनली अबाउट स्टोरी ऑफ प्रीवियस चैप्टर। ओके। And something new in this paragraph is that how the Indian leaders try to create the feeling of nationalism in Indians. ओके, स्पेशली महात्मा गांधी कैसे इंडियंस ने, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा, किस तरह से लोगों ने अपना नेशनल स्टेट बनाया, आउटसाइडर्स को हटाया। हमने देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, फिर हमने हमने यूनाइटेड किंगडम का भी यूनिफिकेशन वहां पे देखा। तो कहीं ना कहीं से हमने देखा कि लोगों ने नेशन बनाया। तो सेम उसी तरह से इंडिया के भी वही स्टोरी रही है। एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस इंडिया का भी रहा है, ठीक है ना। काफी लंबे स्ट्रगल के बाद ही हमको इंडिपेंडेंस मिला। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस होल स्टोरी। ओके, दैट हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और द कॉलोनियल पावर इन इंडिया। इंडिया में जो कॉलोनियल पावर, जो मेन कॉलोनियल पावर्स जो थी वो कौन थी, ब्रिटिशर्स थी। उन्हीं के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। एक तरह से अगर कहा जाए कि ये चैप्टर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे डेडिकेटेड है टोटली, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये टोटली हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। सो लीव द फर्स्ट पेज एंड कम towards the first point of this chapter, and that is the first world war, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। ओके, तो आप सभी लोगों ने ये बुक का ये पेज ओपन कर लिया है? अगर ओपन हो गया है तो प्लीज फास्ट रिप्लाई दीजिएगा हमको, ठीक है ना। फास्ट रिप्लाई दीजिएगा कि यस सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे। और एक एक पैराग्राफ का एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ लेना है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम अब वाइड स्क्रीन अब हम आपके सामने लाएंगे, करेंगे, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इस टॉपिक का ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा कि 1919 के आसपास कहीं ना कहीं से एक नई फीलिंग क्रिएट होती है इंडियंस के अंदर कि हाँ, ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें हो गई थी। फॉर एग्जांपल कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, ठीक है, आईएनसी है, उसको 1885 में ही सेटअप कर दिया जाता है। फिर इधर आपका बंगाल पार्टीशन होता है, बहुत सारी चीजें हो गई थी। लेकिन अगर हम खास करके 1919 का जो टाइम अगर हम देखें, एंड आई थिंक यू कैन रिमेम्बर दैट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार इज 1914 टू 18। तो उसके बाद इसका मतलब ये हम ऐसा टाइम कह सकते हैं जो वर्ल्ड वार के, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके जस्ट बाद वाला टाइम 1919 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके अंदर जिससे इंडियंस के मन में काफी ज्यादा गुस्सा एक तरह से आ गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, कि वो लोग, उन लोगों का जो मेन पर्पज है वो हमको केवल एक्सप्लॉइट करना है। वो किसी तरीके से हमारी बात को नहीं मानने वाले हैं, और कई तरह का मूवमेंट वहां पे स्टार्ट होता है। ओके, चलिए। तो इस पहले पैराग्राफ को हम देखेंगे तो वहां पे यही सारी चीजें मिलेंगी कि कैसे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स का मतलब पीजेंट्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, ये सारे लोग एक साथ आए, ठीक है ना। और क्यों 1919 के ही बाद आए, जरा उसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि लोगों के अंदर अचानक से ऐसा गुस्सा पनपा, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू फोकस स्पेशली on that topic, that were the bad impacts of First World War on Indians, or you can say that what were the new economic and political situation in India. सेकेंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा that first of all the war created a new economic and political situation. ये अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से तो ये स्टेटमेंट ही दे देता है दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, एक्सप्लेन इट। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया का जो इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो काफी चेंज हो गया था, ठीक। तो वो उसको आप एक्सप्लेन करिए। इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट व्हाट, यू हैव टू राइट द बैड इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
ऑन द इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। ओके, चलिए चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड, अब देखो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा, ऑलरेडी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी हर एक चीज है। तो यहाँ पे हम वहीं तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे जहां तक आपका सिलेबस सही से कंप्लीट हो जाए। अब ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको शुरू से पढ़ाते रहे कि क्यों हुआ, क्या रीजन था, किसका डेथ हुआ, तो दो दो कंट्री में लड़ाई हुई, कैसे दो ग्रुप बन गया, ठीक है ना, एक्सिस पावर अलाइड फोर्सेस, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम कहीं ना कहीं से नाइन्थ में हम हिटलर वाला जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां भी मैंने आपको बताया था, बट उसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बताए थे हम नाइन्थ में। और कहीं ना कहीं से हमको लग रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार जब रशियन रिवोल्यूशन पढ़ा रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताया था, ठीक है ना, 1917 में बोल्शेविक रिवोल्यूशन होता है, ये सारी चीजें। ओके, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस माइंड में ये रहे कि वॉर हुआ और वॉर के बाद क्या चेंजेस हुए इंडियन सिचुएशन में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, चलो अब हम एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उसको उसको क्या करिएगा, समझते रहिएगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो, और तो वो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। इस पैराग्राफ में नहीं, तो वो आगे पैराग्राफ में वो मिलेगा आपको, इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं क्या करूंगा, आपको ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो पहला अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो ये था कि वॉर की वजह से जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो खर्चा हुआ, उस खर्चे को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया और इंडियंस पे टैक्सेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। टैक्सेस बढ़ाना, भाई पैसा चाहिए तो क्या करेगा, लोन तो लेगा ही, लोन से अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा, वो लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगा जिससे उसको पैसा मिल जाए। ओके, इस वजह से क्या हुआ कि इसी वजह से टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और नए नए कस्टम ड्यूटीज, पता ही है आपको, कस्टम ड्यूटीज ट्रेड से रिलेटेड होता है जो आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स, इवन जो अर्निंग लोगों की जो होती थी उसका कुछ परसेंटेज, मतलब क्या किया गया, एज ए टैक्स इंडियन से लिया गया। ऑलरेडी जो सैलरी होती थी इंडियंस की वो बहुत कम होती थी, उसमें से भी वो क्या क्या करने लगे, उसको डिक्रीज करने लगे एज ए टैक्स। ओके, इसके पास बाद हम देखेंगे कि जो ये जो पहला इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस वॉर की वजह से जो प्राइस राइज होना शुरू हो गया, ठीक है ना, प्राइस राइज होना शुरू हो गया, मतलब जो भी कॉमन जो चीजें जो थी, ओके, जो भी कॉमन जो चीजें थी उनका जो प्राइस है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। और इतना ज्यादा हुआ कि वॉर के टाइम पे, मतलब जब तक वॉर चला, और अप्रोक्सीमेटली अगर 1913 से 1918 तक अगर देखें हम इस डाटा को, तो क्या हुआ था, प्राइस डबल हो गया था। सोचिए, ठीक है, मतलब कि 1930 से 1918, मतलब ये वॉर का जो ड्यूरेशन था, ठीक है, 18 के बाद जो प्राइस था वो क्या हो गया था, डबल हो गया था। आप समझ सकते हैं, जो आपको 10 रुपए मिलेगा वो 20 रुपए में, जो 1,000 में 2,000 में, ठीक है ना। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ वो कॉमन सिटीजन्स को हुआ, जिनकी अर्निंग ऑलरेडी कम थी, जो हार्डली अपने लाइफ को चला सकते थे। और ये प्राइस डबल होने की वजह से वो अपने परिवार की जो लिविंग है उस वहां तक वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लोगों के अंदर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको देखने के मिलता है कि विलेजेस जो थे वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ओके, एंड द मेन रीजन फॉर द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द विलेजर्स वर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ओके, तो जो सबसे बड़ा जो रीजन था दैट व्हाई द विलेजर्स वर डिसअपॉइंटेड वाज फोर्स रिक्रूटमेंट। तो फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती, और रिक्रूटमेंट का होता है क्या, भर्ती करना, ठीक है ना। तो जैसे ही वॉर लंबा खींचता गया, ब्रिटिशर्स को और सोल्जर्स की जरूरत पड़ी, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन से हेल्प मांगा। हालांकि ऑलरेडी ऑलरेडी गांधी जी के सपोर्ट से, ये हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, गांधी जी के सपोर्ट से, ठीक है ना, या फिर उनके कहने के रीजन से बहुत सारे इंडियंस ने क्या क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। मतलब वो इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन जो सोल्जर्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। क्यों लड़े थे, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, इंडियन से रिक्वेस्ट किया था कि हमको इंग्लिश, मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रॉब्लम में हैं,
और प्रॉब्लम में हमको अपने दुश्मनों से, या जो भी जानते हो कुछ एक्स्ट्रा, आप ऐसे कह सकते हैं, सोचने वाले महात्मा गांधी जी थे, ठीक है ना। तो सोचते थे कि अगर दुश्मन प्रॉब्लम में है तो हमको परेशान नहीं करना चाहिए, हमको उसकी हेल्प करना चाहिए। तो गांधी जी के सपोर्ट से क्या हुआ, वहां पे फोर्स रिक्रूटमेंट आप कह सकते हैं, या फिर जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, आप सोचिए। और खास करके पंजाब वाला जो एरिया था, ठीक है ना, पंजाब वाला जो एरिया था, वहां से सबसे ज्यादा लोग गए थे इसको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये आप याद रखिएगा, पंजाब के लोग गए थे, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे कि क्यों पंजाब के लोग हमेशा से परेशान रहे, क्यों उनके अंदर ही इतना गुस्सा रहा था, तो आपको वो याद रहे, क्योंकि इसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप उसको लिंक करके चलते रहें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि ऐसा नहीं है कि इंडियन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस भी किया था इंडियन लीडर्स थे कि अगर आप हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और हम वॉर ओवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपके स्वराज के बारे में या फिर इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, या फिर आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, ठीक है। तो इस होप में लोगों ने कि हमारे देश को आज़ादी मिलेगी, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, इस वजह से लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया सबसे ज्यादा पंजाब से। और जो लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको फोर्सफुली क्या किया जाता था, गांव गांव से पकड़ पकड़ के, गांव के जो हेडमैन होते थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आप इतने सोल्जर्स को क्या करिए, हमको प्रोवाइड कराइए, ओके। और इस वजह से एक बहुत ही बड़ा वाइड स्प्रीड एंगर, वाइड स्प्रीड का मतलब चारों तरफ लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था कि जब लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के गांव से क्या किया जाता था, उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था, ठीक है। चलिए, अब एक बात और है, जब गांव के सारे लोग चले जाएंगे, ठीक है ना, कोई वहां पे काम करने वाला रहेगा नहीं खेतों में, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि जो क्रॉप जो होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही फोर्स रिक्रूटमेंट के बाद एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंडिया में 1918-19 के आसपास, ठीक है ना, और 1920-21 के बीच में क्रॉप फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्रॉप फेल का मतलब क्या है कि फसल बर्बाद हो जाता है, कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है वहां पे, फार्मर्स जो भी चीजें हैं सभी लोग इधर उधर भगे रहते हैं, कहीं हमको वो सेना में भर्ती ना कर ले, तो खेतों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और जब क्रॉप फेल हो जाएगा, और जो गरीब होंगे, अमीर तो किसी ना किसी तरीके से खरीद के वो खा लेंगे, लेकिन जो पुअर हैं, व्हाट अबाउट पुअर्स, ओके। तो पुअर्स जो हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, और उसका रिजल्ट हुआ कि फूड शॉर्टेज हुआ। क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, खाने की कमी हुई। और जब फूड शॉर्टेज होगा तो लोगों के अंदर कई तरह की बीमारियां होंगी, और वही हुआ कि उस समय एक इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक, मतलब एपिडेमिक का मतलब आपको पता ही है, कोविड में काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी, ठीक है ना। खास करके प्लेग, इसका नाम आप याद रखिएगा, प्लेग, प्लेग जैसी बीमारी वहां पे फैली, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे फेमाइन, ठीक है ना, फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या, इससे रिलेटेड, फूड शॉर्टेज से रिलेटेड है, कि जब खाने की कमी होगी, लोगों के पास खाना नहीं होगा तो लोग भूख से मरेंगे। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, और उसके इसका मतलब होता है, फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी। और कहीं ना कहीं से फेमाइन का जो नेक्स्ट स्टेज एपिडेमिक ही होता है, कि जब लोगों के पास खाना नहीं रहेगा, भूख से लोग मरेंगे, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी वो सड़ेंगी, तो उसके बाद क्या होगा, एपिडेमिक आएगा। तो उससे क्या हुआ, वो प्लेग फैल गया। और प्लेग फैलने के बाद 1921 का जो सेंसस हुआ था, इसकी भी हिस्ट्री आपको पता ही है कि 1881 से हमारे कंट्री में हर 10 साल से क्या हो रहा है, लॉर्ड रिपन उस समय थे, हाँ लॉर्ड रिपन थे, तो 1881 से हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हर 10 ईयर्स पे सेंसस होता है। तो 1921 में जो सेंसस हुआ उसमें देखा गया कि लगभग वन, मतलब पॉपुलेशन ऑलरेडी, मतलब उस समय कम था, ठीक है ना। तो 12 से क्या, 12 से 13 मिलियन जो पीपल थे वो उनको वो पेरिस्ट हो गए। पेरिस का मतलब पता है ना, पेरिस का मतलब होता है डेथ, मर जाना। इतने ज्यादा लोग मरे थे। और कभी भी आप वनडे एग्जामिनेशन देते हैं और वहां पे अगर आपका पॉपुलेशन से कोई टॉपिक होता है अगर आपका, तो वहां पे पूछता है कि आज तक के हिस्ट्री में वो कौन सा ऐसा सेंसस था जहाँ पे पॉपुलेशन निगेटिव में चला गया था, उसके बाद तो पॉजिटिव रहा ही था, ठीक है ना, वो आगे बढ़ा ही था। वो था 1921 का सेंसस, मतलब कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी कि सेंसस जो पॉपुलेशन है वो घट गया था। सबसे एक बार बस हुआ है अपने कंट्री में, उसके बाद तो फिर आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्रिएट हुए, मैंने आपको ट्राई किया कि एक्सप्लेन अच्छे से कर दूं,
और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जब मैं लास्ट सेशन के लास्ट में जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वो और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप उसको लिखेंगे कॉपी में तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो छूटेगा नहीं। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? जल्दी से फास्ट रिप्लाई करिएगा। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम आते हैं, अब इस ये टॉपिक हमारा एक तरह से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो खत्म हुआ, ठीक है। और इसके बाद ये हुआ कि लोगों ने ये सोचा था जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इनके लोगों के मन, लोग मतलब इंडियंस, ओके, कि ये जो प्रॉब्लम्स जो है, ये जो हार्डशिप्स जो हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड जैसे ओवर होगा उसके बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी, हमको आज़ादी मिलेगी, हम लोग हंसते खिलते रहेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रिटिशर्स ने काफी तगड़ा झटका दिया था इंडियंस को और एक भी बात नहीं मानी गई। और उसके अपोजिट में मैं अभी कल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि लोग वेट कर रहे थे कि कब ब्रिटिशर्स हमको आज़ादी दें या कुछ ऐसा चीज करें जिससे हमको कुछ फ्रीडम मिले। और उसके अपोजिट वो रॉलेट एक्ट लेके आते हैं जिससे ब्रिटिशर्स का पावर और बढ़ा दिया जाता है और इंडियन का फ्रीडम और कम कर दिया जाता है। जस्ट उसके उल्टा होता है। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी रॉलेट एक्ट टुडे, ओके। आज हमको रॉलेट एक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। तो ऐसे सिचुएशन में एक न्यू लीडर हमारे सामने आते हैं और कहीं ना कहीं से लास्ट तक, जब तक हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं से इन्हीं लीडर के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, उन्हीं की वजह से सारी चीजें होंगी। एंड आई थिंक कि आप सबको पता है दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोहनदास करमचंद गांधी। हम अपने फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ओके। उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी एक लॉयर थे, और वो लॉ की स्टडी करने के लिए वो लंदन गए थे। लंदन में स्टडी करने के बाद वो गए साउथ अफ्रीका में, आप ऐसे कह सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं। हालांकि लंदन से वो इंडिया आ गए थे और इंडिया जब वो आए, उनको काम नहीं कुछ मिल रहा था। तो एक दादा अब्दुल्ला नाम का एक बिजनेसमैन था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया था 1893 में, ठीक है ना। 1893 में महात्मा गांधी को बुलाया था कि आप हमारा एक केस लड़िए, ठीक है ना। और जब वो वहां पे गए और वहां पे उनको कुछ टाइम जब वहां पे बिताया तो लोग वहां पे देखा कि वहां पे किस तरह से अपार्थेड, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट को में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन वहां पे किया जाता है, लोगों को वहां पे परेशान किया जाता है। तो वो तो गए थे केस लड़ने के लिए, बट वो 21 ईयर्स तक वहीं रुक गए, 21 साल तक वो वहीं पे रुक गए साउथ अफ्रीका में। और वहीं पे उन्होंने अपना क्या किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो कहाँ पे किया था, नॉट इन इंडिया बट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 1893 प्लस 21 तो आपका आ जाएगा 1914। तो एक तरह से 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। 1915 में ज्यादा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा आपको क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा कि किसके कहने पे महात्मा गांधी आए या फिर कौन रिक्वेस्ट किया, क्यों आए। तो 1915 आपके बुक में जनवरी 1915 लिखा हुआ है, बट आप ये लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके माइंड में रहे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या होते हैं, वो इंडिया में वापस आते हैं। कहाँ से आते हैं, नॉट फ्रॉम लंदन, फ्रॉम वेयर, साउथ अफ्रीका, ओके। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लंदन गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। कई बच्चे पूछेंगे ना कि महात्मा गांधी कहाँ गए थे लॉ की पढ़ाई करने, तो साउथ अफ्रीका बताते हैं, ठीक है ना। लंदन गए थे स्टडी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए चले गए थे, केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका, फिर वहां से इंडिया आते हैं। 9 जनवरी को आते हैं और आप लोग बताइएगा कल के क्लास में आने से पहले मेरे, ठीक है ना, कमेंट के थ्रू, ठीक है, कि 9 जनवरी जब को महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं तो उसको हम किस डे के रूप में मनाते हैं, हम अभी भी मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है ना। कौन सा डे मनाया जाता है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आप बताइएगा हमको, ठीक है। चलो, तो एक नए लीडर आए और नए लीडर कौन है, महात्मा गांधी। और सत्याग्रह का जो मतलब भी है, सत्याग्रह का दूसरा नाम महात्मा गांधी, ठीक है ना।
तो महात्मा गांधी रिटर्न कब आते हैं, ईयर आपसे एमसीक्यू, तो आपसे कुछ नहीं छूटने वाला है, मैं इतना टॉपिक बता दूंगा आपको, ठीक है ना, हर एक चीज ये छूटेगा नहीं। मैंने डेट भी बता दिया, लेकिन आपसे पूछेगा किस ईयर में आए थे महात्मा गांधी, 1915 से। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। वहां पे उन्होंने कौन सा एक नॉवल मेथड बनाया था, नॉवल, नॉवल का मतलब क्या होता है, दूसरे पेज पे आइएगा, दूसरे पेज के फर्स्ट लाइन पे, ठीक है ना, वहां पे क्या लिखा है कि वहां पे जब वो गए साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे एक रैकिश रिग में उन्होंने देखा कि मतलब किस तरह से, रैकिश का मतलब क्या था कि रेस के बेस पे लोगों को अलग करना, ठीक है ना, मतलब कि लोगों को ब्लैक ब्लैक को ब्लैक के साथ कुछ अलग बिहेव करना, ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक नॉवल मेथड इंट्रोड्यूस किया। नॉवल का मतलब होता है न्यू, एक ऐसा मेथड जिसका यूज आज तक किसी ने किया, किसी ने नहीं किया था, बट कुछ किताबों में लिखा हुआ था। मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी किन के किताबों को वो पढ़ा करते थे जनरली, ठीक है ना, वो किसके थ्योरी से काफी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, मैं उसको बताऊंगा थोड़ा लास्ट में जब वो टॉपिक आएगा। तो किताबों में तो लिखा हुआ था कि हमको ऐसा करना चाहिए, लोगों के साथ वायलेंस के थ्रू नहीं बल्कि नॉन वायलेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे थी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया उसको, या प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी किया था, ठीक है ना। अब ये सत्याग्रह, तो सत्याग्रह जो वर्ड आता है, इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का या 3 नंबर का भी आ सकता है, दैट व्हाट वाज सत्याग्रह। तो पूरा लंबा चौड़ा यहाँ पे आपका क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है ना, वो पूरा सत्याग्रह के बारे में बताया है। जरा इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा इस पैराग्राफ को, बिकॉज पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैराग्राफ आपके इस तरह का पैराग्राफ बहुत आता है जहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज किए गए होते हैं, ठीक है ना। तो उस पैराग्राफ को काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होता है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है तब उसको इजीली कर लें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कि नॉवल मेथड उन्होंने यूज किया था, ठीक है ना, मास एगिटेशन का। मास एगिटेशन का मतलब यहाँ पे होता है, एगिटेशन का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से विद्रोह, बट वो विद्रोह जो था या फिर जो हमारा जो एंगर जो है दिखाने का, वो एक दूसरे तरीके का था, नॉवल मेथड था जिसमें कोई वायलेंस नहीं था, ठीक है ना, जिसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, सत्याग्रह का। सत्याग्रह, 2 वर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको, सत्याग्रह, ठीक है ना, सत्याग्रह हिंदी वाला देखिएगा, तो सत्य और आग्रह। तो हमको अगर कोई हमको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, सच्चाई के साथ उससे आग्रह करेंगे, ठीक है ना, सत्य के लिए उसको आग्रह करेंगे, उसको सच्चाई दिखाएंगे। वो हमको मारेगा लेकिन फिर भी हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे उसके अंदर से फीलिंग आए कि हाँ यार ये सही है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे आप देखेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखा होगा, उसमें से बहुत सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पे संजय दत्त ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वहाँ पे दिखाया है। जैसे कि एक आदमी आता है, ऊपर से क्या करता है, वो पान खाते हुए आता है और किसी के दरवाजे के सामने थूक देता है, ठीक है। तो ऐसे वो चलता रहता है, चलता, और दूसरा आदमी एक आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जहाँ पे थूका रहता है उसको कपड़े से वो साफ कर देता है, ठीक है। फिर वो अगले दिन आता है, फिर पान खा के थूकता है उसके दीवार पे, फिर वो उसको साफ करता है, 3-4 दिन ऐसे होता है, ठीक है। तो अगले दिन जब आदमी आता है, तो ये बेचारा ऑलरेडी किसमें ग्लास में पानी लेके और कपड़ा लेके वो खड़ा रहता है। तो जब वो उसको थूकने आता है तो उसके मन में होता है नहीं यार, ठीक है, ये हम थूक के दीवार गंदा कर रहे हैं और ये बेचारा उसको साफ कर रहा है, अब यहाँ पे नहीं थूकेंगे। तो इट इज कॉल्ड व्हाट, सत्याग्रह। कि उस आदमी ने उसको मारा नहीं, कि पान थूके उसका गला पकड़ के पटक दें और रियल वाला पान उसको खिला दें, ठीक है ना, जो लाल लाल निकलता है, ठीक है। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, उसने बस उसको सच्चाई बताया, ठीक है ना, कि आपके थूकने वजह से दीवार गंदा हो रहा है, हमको साफ करना पड़ता है। कई बार उसने ये काम किया, ठीक है। और जब अल्टीमेटली उसके अंदर से ये आवाज आई, उसको मारा नहीं गया, उसके अंदर से आवाज आई, अरे यार जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यही होता है सत्याग्रह, ठीक है ना, जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता है और लोगों के अंदर से वो क्या करता है, वो कोशिश की जाती है कि सच्चाई को ढूंढा जाए, उसको सच्चाई को क्या 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 वो बताया जाए कि क्या सच है। और जब वो सच जान जाएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड लाइन में देखिए, वो एक लाइन होगा क्योंकि इसको लाइन वाइज हमको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पैराग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिसाइज्ड द पावर ऑफ द ट्रूथ, मतलब कि ये जो सत्याग्रह जो है वो किस पे फोकस करता है,
एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किस पे ज्यादा वो फोकस करता है, वो फोकस करता है पावर ऑफ ट्रूथ पे, सच्चाई की जो पावर है, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो क्या करता है, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई को जो देखना है, लोगों को दिखाना है, ठीक है ना, उस पे ये फोकस करता है। और महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कॉज ट्रू है, अगर आपका रीजन सही है, ठीक है ना, और आपने क्या किया है, और आप किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको किसी तरह की फिजिकल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हमको अपने ऑपरेशर से, ऑपरेशर का मतलब समझते हैं आप लोग, ऑपरेशर का मतलब जो हमको परेशान करता है, एक तरह से हमारा दुश्मन आप समझ सकते हैं। तो महात्मा गांधी ये कहते थे कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर हमारा कॉज ट्रू है और हम इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हमको फिजिकली फोर्स की किसी तरह की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। या फिर हमको अपने ऑपरेसर से, अपने जो अपोजिशन जो है, हमारे जो दुश्मन है, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम बिना किसी वेनगियंस, आप यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड आएगा, ठीक है ना, VEN, आई थिंक आपको मिलेगा वो, GEANCE, यहाँ पे मतलब होता है रिवेंज, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि हमको रिवेंज नहीं लेना है, हमको रिवेंज नहीं, हमको बदला नहीं लेना है किसी से, और हमको एग्रेसिव भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा गुस्सैल भी नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आप एक सत्याग्रही हैं, तो ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, वो बिना किसी वायलेंस के आप जीत सकते हैं। और कैसे जीतेंगे, जब आप लोगों के मन के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, कॉन्साइंस, ठीक है ना। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, कि अंदर से अगर लोगों को आपने क्या किया, अपनी मतलब कि लोगों को झकझोर दिया कि आप क्या करें, आप सच्चाई को देखिए, ये सच्चाई है, तो फिर जो ऑपरेसर जो है वो सच्चाई जान जाता है, और जब वो सच्चाई जान देगा तो वो क्या करेगा, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसमें किसी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं होगी, किसी तरह की वायलेंस नहीं होगी। और अल्टीमेटली जो ट्रायम्फ जो होगा, ट्रायम्फ भी वर्ड आएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, अरे यार, ट्रायम्फ का मतलब समझते हैं ना। ट्रायम्फ का मतलब होता है क्या, ट्रायम्फ का मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए विजय, ठीक है ना, मतलब विक्ट्री आप कह सकते हैं, विक्ट्री। तो ये कहा गया है कि इस तरह के स्ट्रगल से, जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, जिसमें कोई एग्रेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली जो जीत जो होगी वो किसकी होगी, सच्चाई की ही होगी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी इसी प्रोसेस, इसी धर्म के बारे में क्या करते थे, लोगों से, इंडियंस के बारे में चाहते थे कि सारे इंडियंस अगर इस तरह से करते हैं, तो हम पूरे लोगों को, हर एक लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, और हमको फ्रीडम इजली मिल सकता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। आई थिंक आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है इस पैराग्राफ से? आई थिंक इस क्लास के बाद जब भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना, जरा फास्ट से ट्राई करिएगा। ओके, okay, now we are moving towards the last topic of today's class, and that is about the three सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं ना, इंडिया में जब वो आते हैं 1915 में वो आते हैं, ओके। तो एक आध साल तक क्या होते हैं, वो पूरा इंडिया में घूमते हैं, इंडिया के सिचुएशन में जानते हैं। ये नहीं कि साउथ अफ्रीका से क्या हुआ वो इंडिया में आए और लेके निकल लिए लाठी, इधर उधर कहाँ है, कौन है, भगाओ उसको, ठीक है ना, चोर भगाने लगे, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी थोड़ा शांत टाइप के इंसान थे ना, वो कमाल के आदमी थे वो, ठीक है ना। महात्मा गांधी कौन से आदमी थे, कमाल के आदमी थे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जब वो महात्मा गांधी यहाँ पे इंडिया में आते हैं, तो एक साल तक घूमते हैं, यहाँ के सिचुएशन को जानते हैं, कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि महात्मा गांधी को एक न्यूज मिलता है, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल आई थिंक एक लीडर थे, ठीक है ना, जो जिन्होंने चंपारण के प्रॉब्लम के बारे में क्या हुआ था बताया था महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी फिर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे हमको जाना चाहिए और यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो एक साल तक घूमते हैं, 1916 तक वो घूमते रहते हैं, और अल्टीमेटली 1917 का डेट आता है, 1917 का,
तो एक्चुअली चंपारण एक आपको पता होगा कि एक बिहार का एक आप ऐसे कह सकते हैं कि बिहार में पड़ता है चंपारण, ठीक है ना। महाराजगंज में उसी चंपारण एक कौन सा चंपारण मीट सेंटर खुला हुआ है चंपारण, ठीक है ना। तो वो चंपारण वही बिहार में है, बिहारी वहां पे आए हैं मनाने के लिए। तो चंपारण बिहार में, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके। और वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे कि एक्चुअली बिहार में क्या, सॉरी चंपारण में क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो वहां पे फार्मर्स जो प्लांटेशन वर्कर, एक तरह से प्लांटेशन वर्क या फिर फार्मर्स मान लीजिए, फार्मर्स जो थे उनसे वो इंडिगो ग्रो करवाते थे, इंडिगो, ठीक है ना, इंडिगो। तो आई थिंक वो 3/20, ठीक है ना, 3/20 वाले पार्ट, मतलब कि 20 में से 3 एरिया में आपको इंडिगो ग्रो करना ही करना है। इस तरह से वो रूल बना बना दिया गया था, ठीक है ना, कि 20 अगर एरिया है तो उसमें से थ्री थ्री पार्ट में आपको क्या करना है, आपको इंडिगो ग्रो ही ग्रो करना है। होता क्या है कि इसी बीच में जर्मनी में या कहीं पे क्या होता है, एक जो नील होता है, इंडिगो का मतलब नील होता है, तो कपड़े को कलर करने के लिए एक केमिकल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, मार्केट में केमिकल हो जाता है, तो फिर इंडिगो की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो लेबोरेटरी में नील बना के कपड़ों को कलर कर दिया जाता था। इंडिगो का यूज क्या होता था, तो ये नील होता था, और इसका यूज होता था ब्रिटिश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे कपड़ों को कलर किया जाता था, ठीक है। बट जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही यूरोप के मार्केट में लैब में बनी हुई नील का यूज होने लगा, तो इसका डिमांड कम हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने दुष्ट थे कि ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारा जो पार्ट है, जो 3 वाला पार्ट है, उस पे आप हमारे लिए क्या करेंगे, हम जो क्रॉप करेंगे आप उस पे ग्रो करेंगे, या फिर आपको इतने लैंड के लिए टैक्स देना पड़ेगा। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं है कि कितना परसेंट है, क्यों टैक्स, मतलब आप ये जान जाइएगा कि कुछ जो यहाँ के जो फार्मर्स जो थे, ठीक है ना, चंपारण के, इवन इंडिगो का, अब वो वहां पे खेती नहीं होती थी, ठीक है ना, लेकिन क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनसे उस लैंड का टैक्स लेते थे कि आपको टैक्स, भले ही इंडिगो नहीं ग्रो कर रहे हैं आप, ठीक है ना, आपको क्या करना है, वो जमीन हमारी है, हम आप क्या करना है, आपको टैक्स देना है उस पे। तो इससे वो काफी ज्यादा परेशान थे यहाँ के फार्मर्स की, हम इंडिगो भी नहीं ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पे टैक्स हमको देना पड़ रहा है। फिर ये न्यूज जाता है महात्मा गांधी के पास, तो वो समझते हैं हाँ एक्चुअली में इनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो 1917 में महात्मा गांधी, डोंट बी कंफ्यूज इन डेट, किसी किसी बुक में आपको 1916 भी मिलेगा। तो देखो चंपारण मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह, थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसे ऐसे कहेंगे कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये देखो ये चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था बहुत पहले से। महात्मा गांधी जब आते हैं, महात्मा गांधी जब चीजों को संभालते हैं, उनको उस टाइम से पढ़ना है। तो 1917 आप डेट एनसीईआरटी में है, तो इसको इसको कुछ आपको सोचना भी नहीं है, कोई इधर उधर का बुक नहीं है, इधर उधर का बुक में इधर उधर लिखा भी होगा। तो 1917 में वो चंपारण जाते हैं, और वहां से वो क्या करते हैं, वहां पे वो किसके लिए जाते हैं, पीजेंट, पीजेंट्स के लिए, ठीक है ना, वो किसानों के लिए आते हैं। और खास करके जो वहाँ पे जो प्लांटेशन, जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, मैंने प्लांटेशन सिस्टम बता दिया, और ना तो आपकी एग्जामिनेशन में पूछेगा वो था क्या, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्लांटेशन सिस्टम क्या, कि एक फिक्स टैक्स देना पड़ता था यहाँ के लोगों को, इवन वो इंडिगो ग्रो नहीं करते थे, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ता था उसके लिए, उस 3 वाले पार्ट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ के जो वर्क, जो पीजेंट्स थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे। महात्मा गांधी जाते हैं 1917 में, कुछ आंदोलन होता है, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो ऑपरेसिव जो प्लांटेशन सिस्टम था वो उसको वापस ले लेते हैं। और फिर जो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का इंडिया में जो हुआ था, ठीक है ना, वो क्या हुआ, वो सक्सेसफुल रहा, और वहीं से महात्मा गांधी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि एक ऐसा लीडर आया है जो बिना वायलेंस के क्या कर रहा है, सारी चीजों को वो संभाल ले रहा है। और इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हुए हमारे एक लीडर जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। हम लोग महात्मा गांधी कह रहे हैं ना, तो आपको ये आपको मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि महात्मा का जो टाइटल है वो किसने दिया था महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था, ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। तो महात्मा का टाइटल किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया, चंपारण मूवमेंट के टाइम पे। कब हुआ था, 1917 में। किसको लिया, किसके लिए हुआ था, इंडिगो पीजेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि महात्मा गांधी क्या हो गए, एकदम पॉपुलर हो गए,
ठीक है। 1917 में जो ये मूवमेंट हुआ, इसके बाद जगह जगह पे, अब ये पहला, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या आंसर देंगे? जल्दी बताइए तुरंत चैट बॉक्स के थ्रू। इसमें लेट मत करना कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था। वेरी गुड, आप लोग का आ गया चंपारण 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 चंपारण। अरे वाह, तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था? इतना मारेंगे ना तुम लोगों को हम। साउथ अफ्रीका में किया था। यही इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं ध्यान से सुना करो तुम लोग। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया? साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया। इंडिया में जो सबसे पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी का, वो कहाँ पे हुआ? चंपारण में हुआ, जो कि बिहार में है। तो ये आप प्लीज मत भूलिएगा। ये छोटा लगता है, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे जैसे आप अभी कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको क्या बताया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, लंबा चौड़ा सत्याग्रह शुरू कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था। इंडिया में जब वो आए तो कहाँ पे शुरू किया? चंपारण में शुरू किया। ठीक है ना, अब आपको नहीं भूलेगा ना? तो अब बताइए जल्दी से, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया था सबसे पहले? वेरी गुड, साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया में, बट साउथ अफ्रीका का रेयरली क्वेश्चन पूछता है, वो इंडिया का ही आपसे 90% जो क्वेश्चन होगा कि इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब और कहाँ पे किया और किसके लिए किया। ठीक है ना? तो तीन चीजें आपको यहाँ पे जाननी है, सिंपल सा। कब? 1917। कहाँ? चंपारण। किसके लिए? इंडिगो पीजेंट्स के लिए या केवल पीजेंट्स के लिए? ठीक है, चलो। अब हम आते हैं दूसरे एक मिनट, दूसरे क्या हो गया इसमें? हम्म अब हम आते हैं इसके जस्ट बाद, मतलब 1917 की ही बात है, 1917। तो 1917 में ही, ठीक है ना, अब ये देखिए 1917 का ऐसा टाइम है जिसमें ये वॉर वॉर स्टार्ट हो गया, ये वॉर चल रहा है, एक तरह से वॉर का लास्ट चल रहा है इसमें 1917 में। 1917 में होता क्या है कि जो पीजेंट्स होते हैं, नॉट ओनली ऑफ चंपारण, ठीक है ना, खास करके जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ठीक है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कितना नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें। हाँ, तो इसमें आपका खेड़ा, खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में, क्योंकि दोनों जो पढ़ने वाले हम ना गुजरात का ही पढ़ने वाले हैं। तो खेड़ा में लोगों को शॉर्ट में जरा इसको देखेंगे। तो खेड़ा में प्रॉब्लम क्या था? खेड़ा में ये था कि मैंने आपको बताया था, इसीलिए इसको लिंक करके आप चलेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको भी मैंने आपको रीजन बताया कि क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जितने भी एबल बॉडीड पर्सन थे, जितने भी अच्छे खासे लोग थे, उनको पहुंचा दिया गया कहाँ पे? बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए। खेत में कोई काम करने वाला बच्चा नहीं, खेत पे कोई ध्यान देने वाला है नहीं, तो क्रॉप फेल हो जाएगा, मैंने आपको बताया। तो प्लेग एपिडेमिक्स के थ्रू और क्रॉप फेल्योर के थ्रू काफी जो एक तरह से जो इनकम जो था पीजेंट्स का, वो एकदम डाउन हो गया था। मुश्किल से ही उनके पास इतनी अर्निंग होती थी कि वो अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था। लेकिन इतने क्रूएल थे ब्रिटिशर्स कि जो लैंड रेवेन्यू फिक्स किया, अब देखो लैंड रेवेन्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है, हर साल आपको 1000 रुपीज इससे हमको देना है। लेकिन वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में क्या हुआ? क्रॉप फेल हो गया, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। जो भी पैसा सेविंग था वो क्या हुआ? ये जो एपिडेमिक जो आ गया, प्लेग बीमारी हो गई, उसमें खत्म हो गया। तो लोगों का अर्निंग ही खत्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने फिक्स कर दिया था कि हमको कुछ नहीं पता है, चाहे प्लेग हो चाहे क्या हो, चाहे क्रॉप फेल्योर, हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये 1000 चाहिए तो चाहिए। तो इसका प्रॉब्लम था जो खेड़ा के जो फार्मर्स थे, कि वो ये चाहते थे कि क्रॉप फेल्योर हो गया है तो हमको क्या किया जाए, हमको रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है ना, हमको क्या दिया जाए? रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दिया जाए। तो खेड़ा का प्रॉब्लम क्या था? रेवेन्यू रिलैक्सेशन। रेवेन्यू का मतलब आपको पता ही है क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स एक तरह से, ठीक है ना। तो लैंड से, जब अगर लैंड से रिलेटेड कुछ बात हम करते हैं तो वो रेवेन्यू में आ जाता है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिलैक्सेशन वो चाहते थे कि क्रॉप फेल्योर की वजह से, प्लेग एपिडेमिक की वजह से क्या हुआ है, हमारा इनकम बहुत डाउन हो गया है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट व्हाट? रिलैक्सेशन, रेवेन्यू रिलैक्सेशन। ठीक है ना। उसके लिए भी महात्मा गांधी ने कुछ क्या किया वहां पे, एक तरह से अगर कहा जाए तो दूसरा सत्याग्रह स्टार्ट किया खेड़ा में, और उसके बाद काफी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। काफी ज्यादा लैंड रेवेन्यू में कंसेशन कर दिया जाता है, और एक तरह से दूसरा भी सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का, वो कंप्लीट हो जाता है।
तो पहला सत्याग्रह भी खत्म हुआ, दूसरा सत्याग्रह भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं तीसरे सत्याग्रह के बारे में की तरफ। ओके, जो थर्ड जो सत्याग्रह था वो फार्मर्स के लिए नहीं था, जो कि हुआ था 1918 में। ओके, 1918 में जो क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, वो किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने क्या किया था, ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था, नॉट फॉर पीजेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन मिल वर्कर्स या फिर नॉन पीजेंट मूवमेंट, ठीक है ना, मतलब कि पीजेंट्स के अलावा जो मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला जो था वो कौन सा था, तो वो था आपका अहमदाबाद का। हाँ, ये भी यहाँ पे लिखते हैं हम, ये 1980 में जो ये जो मूवमेंट हुआ था वो आपको क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद में हुआ था। आपको पता है ये अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, तो मिल वर्कर्स वहां पे ज्यादा है। तो वहां पे भी कुछ इसी तरह का क्या था, वो सिस्टम था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बस बता दूंगा ताकि आपको चीजें याद रहें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जब ये प्लेग का एपिडेमिक आया था, तो उस समय जो मिल मालिक हुआ करते थे, उन्होंने वर्कर्स को बोनस दिया, ठीक है ना, उसको प्लेग बोनस कहा जाता था। क्या कहा? ओके, कहा गया। प्लेग बोनस क्या था कि सपोज करिए आपकी आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी 1000 है, और प्लेग की वजह से आपका सिचुएशन काफी खराब हो गया है, तो आपको मैं 500 में बोनस दे रहा हूँ, या फिर 100 200 बोनस दे दिया गया। तो ये बोनस मिलता था। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सिचुएशन कुछ कंट्रोल हुआ, तो जो मिल वर्कर जो, लेकिन लेकिन प्राइस राइज हो गया। प्राइस जो भी कॉमन चीजें थी उसका प्राइस क्या हो गया, वो राइज हो गया, मतलब वो बढ़ गया। ओके ना। तो ये जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, अब हम ये बोनस वापस ले रहे हैं, क्योंकि प्लेग ब्लेग खत्म हो गया है, अब हम ये वापस ले रहे हैं। लेकिन जो वर्कर्स थे उनका डिमांड ये था कि भले ही प्लेग खत्म हो गया है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये जो प्राइस राइज हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना, तो उससे हमारा ये काम नहीं चल पाएगा, इससे हमारा हमारा सिचुएशन पहले से और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये बोनस सभी रहने दिया जाए, इसको क्या किया जाए, इसको हमसे छीना ना जाए। तो कुछ इस तरह का स्टेप ले रहे थे जो मिल वर्कर जो क्या थे, जो ओनर जो थे, ठीक है। तो इससे जो मिल वर्कर्स थे काफी परेशान थे, तो उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी कमाल कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कौन से आदमी थे, कमाल के आदमी थे, ठीक है ना। तो वो कमाल करते जा रहे हैं, पहला कमाल चंपारण में किया, दूसरा खेड़ा में भी कर दिया, ठीक है। अब उनको बुलाया जाए, तो महात्मा गांधी वहां पे आते हैं, ठीक है ना, खेड़ा में। उन्होंने वहां पे बात की, तो बात करने के बाद इनकी बात को माना गया। अगर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा फास्ट बताएंगे इसको, कि उनकी, क्योंकि महात्मा गांधी गया था, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, वो काट लेंगे, ठीक है ना, कुछ परसेंट का मतलब क्या है कि, तो ठीक है आप बोनस मांग रहे हैं 1000, अब 500 बोनस हम दे रहे थे पहले, तो अब हम चलिए 100 रुपीज देंगे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, 100 नहीं, 300 आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 गए, बीच का रास्ता निकला, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना परसेंट ब्लैक। हालांकि कभी ये परसेंटेज कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ क्या हुआ, अल्टीमेटली जब ये लोग 5% पे वो मान रहे थे, महात्मा गांधी कह रहे थे कि नहीं, हमको 30% एक्स्ट्रा चाहिए, सैलरी का 30% दीजिए, ठीक है, नहीं 5% का बोनस देंगे। तो जब नहीं माना गया, तो महात्मा गांधी ने वहां पे हंगर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है ना। हंगर स्ट्राइक था महात्मा गांधी का इंडिया में, या फिर इंडिया में भी कहीं भी कह सकते हैं, जो पहला हंगर स्ट्राइक जो हुआ था ना, वो अहमदाबाद में हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन आपके टॉपिक में नहीं है, तो नहीं पूछ, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी का अब दोनों में, चंपारण और खेड़ा में, कहीं हंगर स्ट्राइक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है ना। और कुछ महीने के बाद क्या हुआ, या कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो मिल ओनर थे उन्होंने कहा कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर बवाल मच जाएगा, तो इससे बढ़िया ये है कि बात मान लिया जाए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स बात मान जाते हैं, और जितना जो बोनस परसेंट वो पहले देते थे उतने में वो राजी जाते हैं, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकलता है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ओके, सो वी हैव सीन व्हाट, 3 कंटिन्यूअस सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट वी सी इन व्हाट, चंपारण बिहार फॉर इंडिगो फार्मर्स, वहां पे इंडिगो का जो टेंशन था। सेकंड खेड़ा, वहां पे पीजेंट्स का जो लैंड रेवेन्यू रिलैक्सेशन चाहते थे, वहां पे हेल्प किया। थर्ड जो था 1918 में, कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। किसके लिए हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो क्या चाहते थे, आई थिंक उनका एक इसमें कुछ दिया ज्यादा है नहीं, कि बस 1-2 लाइन में दे दिया है, बट आपको पता है कि कॉटन मिल वर्कर जो थे
उनको हेल्प करने के लिए वो क्या है, वो महात्मा गांधी जाते हैं और फिर उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें से आता है। ठीक है ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन चलो फटाक से दिखा देता हूँ। पहले आप ये बताइए कि क्या आपको ये तीनों मोमेंट अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी बताइए। खेड़ा वाला समीर ये था कि खेड़ा में प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना कि 1917 में खेड़ा में क्या हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय क्रॉप फेल हो गया था। ओके, क्रॉप फेल हो गया था, प्लेग की बीमारी भी चली गई थी, जिससे लोगों का इनकम एकदम डाउन हो गया। और जब इनकम डाउन हो गया, ठीक है, तो वो टैक्स कैसे देंगे लैंड के लिए, या उतना टैक्स कैसे देंगे। ये इंडियंस बिल्कुल नहीं कहते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे। वो चाहते थे कि वो क्या मिले, रिलैक्सेशन मिले, कि हम पहले 100 दे देते थे, इस बार 50 देंगे, और जैसे ही क्रॉप भी सही हो जाएगा तो फिर हम आपको 100 देने लगेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स इस पे भी नहीं माना कि नहीं, हमने आपको आपके लिए फिक्स किया है तो आपको इतना देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था खेड़ा में कि पीजेंट्स क्या चाहते थे, रेवेन्यू में रिलैक्सेशन चाहते थे। ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्शन उसको उसमें रिलैक्सेशन चाहते थे, कटौती चाहते थे, ताकि वो इजीली उसको पे कर सकें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं माना और वहां पे महात्मा गांधी ने वहां पे मूवमेंट स्टार्ट किया। इज इट क्लियर नाउ, अभी क्लियर है। ओके, तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। एक मिनट बस मैं आपको दिखा दूं इसमें। हाँ, शायद ये है। तो आई थिंक ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कल वाले क्लास में मैंने आपको दिखाया था ये वाला क्वेश्चन, दिखाया था ना। पहला क्वेश्चन क्या था, अरे यार, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, देखो वही लाइन जो अंडरलाइन करवाए हैं वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, तो यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आपको आंसर कैसे लिखना है मैं अभी आपको स्टडी मटेरियल में भेज दूंगा, और आप उसको लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है ना, दो तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, एक ये टॉपिक होगा, एक इस तरह का है। ठीक है ना, फिर दूसरा आपका है ये नीचे वाला, ये आप देखेंगे ये लिखे ना, यू कैन ऑल्सो राइट दिस आंसर लाइक दिस, इससे इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, कोई आपका एक नंबर नहीं काट पाएगा इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा ये, व्हाट वर द थ्री लोकल इशू इन विच गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड दिस टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 17 to 18। तो 17 से 18 के बीच में वो कौन से थ्री इशू थे या जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना ये सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो या वो थ्री इशू कौन से थे, तो थ्री इशू आपको पहले लाइन में लिख देना, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, और उसके बारे में आपको दो दो लाइन बता देना। 5 नंबर क्वेश्चन डन, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, चंपारण, ठीक है ना, सत्याग्रह क्या क्या हुआ था मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। खेड़ा, एक मिनट कहाँ चला गया ये, ठीक है ना, खेड़ा, ठीक है ना, उसके बाद अहमदाबाद में वहां पे क्या क्या हुआ था मैंने शॉर्ट में उसको लिख दिया। आपको एनसीईआरटी में इस तरह का हेडिंग वाइज नहीं मिलेगा। और अगर 3 मार्क्स में ही पूछ दिया, अगर हालांकि 3 मार्क्स में पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो आपका एक नंबर भी इसमें कटेगा नहीं अगर आप इस वे में लिखेंगे तब। जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया है आपको सेम वही उतार देंगे, तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, इधर उधर हो जाए, कब आप चंपारण बता रहे हैं कब। लेकिन आप हेडिंग के बारे में से दे देंगे ना, तो आपको आप उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि नंबर कहाँ पे काटें। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए। सो जितने लोगों को क्लास ज्वाइन करना है अपने फ्रेंड्स से बताइए, उनको शेयर करिए। आज का भी रिकॉर्डिंग सेशन है, क्योंकि कल का थोड़ा रिकॉर्डिंग सेशन टॉपिक का नहीं था, ताकि मैं आज प्लीज मेरे कहने पर आप लोग शेयर करिए। और आप लोगों से मैंने कहा था अपने फ्रेंड को ऐड करिए, इतना भी नहीं, कम से कम एक लोग तो ऐड कर सकते हैं ना, इतनी तो दोस्ती है तुम लोगों की। ठीक है ना, महात्मा गांधी अकेले इतना काम कर लिए, ठीक है ना, और तुम लोग मतलब एक लोगों को भी नहीं ला पा रहे हो। तो प्लीज आप एक लोग वो या दो लोग अपने फ्रेंड्स को क्या करो, ऐड करो, इसका इंपॉर्टेंस बताओ। आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा लगेगा कभी किसी को कि पैसा वेस्ट हो रहा है इसमें। ओके,